हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे आज के एडिटोरियल सेशन की, जिसमें हमारा फोकस रहेगा हमेशा की तरह वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और ट्रांसलेशन पर। आइए स्टार्ट करते हैं। वन डे और डे वन यू डिसाइड। एक दिन मैं काम स्टार्ट करूंगा या फिर वो दिन आज ही है, ये आपको तय करना है। बहुत ही गहरी बात है, एक बार ज़रूर से सोच कर देखिएगा। आशीष क्लासेस ऐप को आपने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार ये सेशन देख रहे हैं, तो बता दूं मैं आपको, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं इस ऐप से, या फिर सीधा प्ले स्टोर से भी नाम सर्च कर सकते हैं आशीष क्लासेस, वहां से भी डाउनलोड की जा सकती है। काफ़ी सारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक ई बुक उपलब्ध होगी जल्द ही आपको, जो कि आपको इस तरह से वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, जो बच्चे पहले से एडिटोरियल कोर्स का हिस्सा हैं उनको पता है, उनको वोकैबुलरी मिलती है। वही वोकैबुलरी एक साथ में पिछले 6 मंथ्स की आपको इकट्ठा करके ई बुक के जरिए उपलब्ध करवाई जाएगी। आप बाई कर पाएंगे। कैसे वर्ड मिलेंगे, किस तरह का मिलेगा, तो देखिए, आपको वर्ड मिलेगा, पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है, उसका हिंदी में मीनिंग क्या है, उसका एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है, ये तमाम जानकारियाँ आपको उस बुक में उपलब्ध होंगी। पिछले 6 मंथ्स, तो जनवरी से लेकर जून तक की बुक जल्द ही आपको उपलब्ध हो जाएगी इसी ऐप पर, तो डाउनलोड ज़रूर से इसे कर लें आप। आज का जो एडिटोरियल है वो है नो राइट आंसर। किस बारे में है? देखिए, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा, धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। अनलॉक सब कुछ किया जाने लगा, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस अभी भी बंद हैं, आपको पता है भली भांति। अब प्रश्न ये उठता है कि कब से ओपन करेंगे, तो इसका सही आंसर किसी के पास नहीं है। इसी को लेकर आज के एडिटोरियल का टाइटल दे रखा है, शीर्षक दे रखा है नो राइट आंसर। कोई भी आंसर सही नहीं मिल पा रहा है। तो आइए समझते हैं कि क्या इस एडिटोरियल में है। देखिएगा, द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक रिमेन्स फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेडिक्टेबल का पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, देखो, काफ़ी सारी जानकारियां आपने मेरे साथ प्राप्त की हैं जब से एडिटोरियल मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। काफ़ी लंबे समय से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चैनल पर बने हुए हैं, उनको पता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सटीक बिल्कुल हमने एक अलग प्रकार के कॉन्सेप्ट से ईजाद किए हैं इस प्रकार के सेशन के थ्रू। तो प्रेडिक्टेबल के बारे में बताऊं मैं आपको कि ABLE से एंड है, तो जिन शब्दों का एंड ABLE से होता है वो जनरली क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो प्रेडिक्टेबल इज एन एडजेक्टिव। द कोर्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। अब ये कोर्स का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो रास्ता, कि कौन से तरीके से आगे चलेगा, किस तरीके से, मतलब कौन से रास्ते जाएगा। कोर्स का रास्ता हो सकता है, पाथ हो सकता है। तो कोविड-19 पैंडेमिक का जो कोर्स है ना, वो फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल है, मतलब काफ़ी दूर है किस चीज़ से कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। प्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सके, उसे कहते हैं प्रेडिक्टेबल। तो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, कोविड-19 वैश्विक महामारी है, उसका जो कोर्स है, अब ये कोर्स को देखकर देखिएगा, रिमेन्स दे रखा है आपको, तो सब्जेक्ट कोर्स है, वो रिमेन है, वो मतलब बना हुआ है। फार फ्रॉम प्रेडिक्टेबल मतलब इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ नहीं पता है, इसके बारे में भविष्य में क्या घटित होगा ये नहीं बताया जा सकता है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि जो रेड कलर में है और अंडरलाइंड पार्ट है वो सब्जेक्ट है, आपको वर्ब मैं बता दूंगा किस प्रकार से निकालनी है। जो ब्लू कलर में है वो एक्स्ट्रा, मतलब आप वोकैबुलरी की हम चर्चा करेंगे या फिर कोई ग्रामर के रूल का चर्चा करेंगे। तो नोटबुक लेकर बैठिएगा, उसमें जरूर से नोट करते चलिए जो बताऊं मैं आपको। तो जो कोविड-19 पेंडेमिक का रास्ता है वो काफ़ी दूर है किस चीज़ से? प्रेडिक्टेबिलिटी से, कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। आगे देखिए, पोजिंग फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट द डिलेमा ऑफ salvaging part of the school academic year while avoiding a fresh wave of infections। तो इस प्रकार से जब ये पता ही नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं है, नहीं पता है कि क्या होने वाला है आगे, तो इस प्रकार से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने क्या करता है? खड़ी करता है। पोज का मतलब खड़े करना, प्रस्तुत करना, सामने लेकर आना, ये सब कह सकते हो। तो पोज के सिनोनिम्स मैंने देखो डाल रखे हैं यहाँ पे। कोज कह सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, गिव राइज टू कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या कह रहा है कि ये जो कोर्स है कोविड-19 पेंडेमिक का वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, काफ़ी दूर है प्रेडिक्टेबिलिटी से, और इस प्रकार से ये केंद्रीय सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके सामने ये खड़ा कर रहा है, रेज कर रहा है क्या? डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। डिलेमा का मतलब दुविधा है, तो डिलेमा के सिनोनिम्स देखिए, क्वांड्री है, प्रेडिक्टमेंट है, पजल है, कॉनन्ड्रम भी हो सकता है। एक और सिनोनिम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका, कॉनन्ड्रम, CONUNDRUM, कॉनन्ड्रम कह सकते हो, दुविधा कह सकते हो, ऐसी स्थिति कह सकते हो जब आपको नहीं पता हो। ये सी है भाई, ठीक है ना। ऐसी स्थिति जब आपको पता नहीं हो कि भी किस प्रकार से डील करना है किसी चीज़ को, उसे कहा जाता है कॉनन्ड्रम। एक पहेली होती है, एक प्रकार से एक समस्या है आपके सामने, आपको नहीं पता उस समस्या से निपटना कैसे है, तो उसे कॉनन्ड्रम कहा जाएगा, उसे कॉन्ड्री कहा जाएगा, उसे डिलेमा कहा जाएगा, उसे प्रेडिकमेंट कहा जाएगा, उसे पजल कहा जाएगा।
तो कह रहा है कि ये केंद्रीय सरकार के सामने एक दुविधा खड़ी कर रही है। दुविधा किस चीज की है कि सैल्वेजिंग पार्ट ऑफ द स्कूल एकेडमिक ईयर, कि एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो स्कूल एकेडमिक ईयर। स्कूल एकेडमिक ईयर का मतलब कि एक पूरा वर्ष, जैसे कि मान लीजिए कोई बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा था, कोई बच्चा 11th क्लास में, कोई 9th में है, कोई 8th में है, तो एक पूरा साल बचाना है, उस एकेडमिक ईयर को सैल्वेज करना है। सैल्वेज का मतलब क्या है, रेस्क्यू है, सेविंग है, रिकवरी है। तो एक तो ये है। अब देखो ऑफ सैल्वेजिंग दे रखा है, तो जब वर्ब को आप प्रेपोजिशन के बाद में पुट करते हो तो वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में। इसके पीछे कारण क्या था, मैंने बताया था आपको कि प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है और वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका यह है कि उसमें आईएनजी लगा दो, उसे नाउन बना दो, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कह रहा है कि भाई एक तरफ तो दुविधा है केंद्रीय सरकार की कि भाई स्कूल का एकेडमिक ईयर जो है वो पार्ट बचाना है, ठीक है ना, कुछ दिनों ही पढ़ाई हुई, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, एक तरफ तो ये है। दूसरा क्या है, साथ साथ में एक काम और करना है, वाइल अवॉइडिंग अ फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस का मतलब संक्रमण, ऑफ है तो मतलब का के या की, वेव का मतलब लहर, फ्रेश का मतलब नई। दूसरा है कि ये कोई नई लहर संक्रमण की ना आ जाए, इससे बचना भी है। तो यहां एक चीज समझने की यह है कि वाइल के साथ में जब भी आप कोई वर्ब लगाते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म में लगती है। वाइल अपने साथ में कौन सी वर्ब लेता है, आईएनजी फॉर्म लेता है, तो वाइल के साथ में देखो अवॉइडिंग आ गया, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहां तक की बात में आपने क्या समझा, एक तो पोज का सिनोनिम्स क्या है, सैल्वेज का सिनोनिम क्या है, डिलेमा का सिनोनिम क्या है, वाइल के साथ में आईएनजी लगता है। सब्जेक्ट यहाँ पे कोर्स था, उसको देकर रिमेंस दिया था। कहना ये चाह रहा था ये कि कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसका जो कोर्स है, उसका जो रास्ता है, उसका जो एक कहें कि आगे बढ़ने की प्रक्रिया है, वो किसी को पता नहीं है, किस गति से बढ़ेगा, किस रास्ते से बढ़ेगा, कहाँ संक्रमित करेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये केंद्रीय सरकार के सामने एक प्रकार की दुविधा खड़ी कर रहा है। दुविधा किस चीज की है, दुविधा है इसका मतलब दो ऑप्शंस में जूझ रही है सरकार। एक तरफ तो क्या है, एक तरफ तो चाह रही है सरकार कि एकेडमिक ईयर जो स्कूल का है वो बचाया जाए, उसको मतलब उस पार्ट को कंप्लीट करवाया जाए, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि फ्रेश वेव ऑफ इन्फेक्शन ना आ जाए, उससे बचा भी जाए। तो दो दुविधाएं हैं, संक्रमण से बचना भी है, स्कूल एकेडमिक ईयर भी पूरा करवाना है, इस प्रकार की दो दुविधाएं कही गई है। आगे है द स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन, स्कूल को फिर से ओपन करने का जो प्रश्न है, ये सब्जेक्ट हो गया, इस कारण से इसके साथ वर्ब देखो हैज दे रखा है, हैज नॉट बीन रिजॉल्व्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया कि नहीं, बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। सेटिस्फैक्टरीली एडवर्ब हो गया, क्यों, क्योंकि रिजोल्व की विशेषता बता रहा है, वर्ब के लिए बता रहा है। तो सेटिस्फैक्टरीली का मतलब होता है संतुष्टिजनक तरीके से। तो स्कूल रीओपनिंग क्वेश्चन, स्कूल को फिर से ओपन करने का जो प्रश्न है, हैज़ नॉट बीन रिजोल्व्ड सेटिस्फैक्टरीली, ये मतलब अभी भी संतुष्टिजनक तरीके से रिजोल्व नहीं किया गया है। सेटिस्फैक्टरी तरीके से, संतुष्टिजनक तरीके से रिजोल्व नहीं किया गया है। रिजोल्व का मतलब क्या है कि आपने कोई समस्या को सोल्व कर दिया। तो ये जो समस्या है कि स्कूल को रीओपन करने का जो प्रश्न है उसका अभी तक समाधान नहीं निकाला गया है, संतुष्टिजनक तरीके से नहीं निकाला गया है, इसलिए एडवर्ब हुआ, क्योंकि रिजोल्व की विशेषता बता रहा है। इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, किसमें, दुनिया के अन्य हिस्सों में। वर्ल्ड के पहले द लगता है, विश्व की जब बात आप करते हो, जब दुनिया की बात करते हो, तो यहाँ पे द का प्रयोग है। तो कह रहा है विश्व के अन्य हिस्सों में नहीं किया गया, भारत की तो बात ही है। एंड मेजर्स बाय मैनी कंट्रीज हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, और कह रहा है कि और मेजर्स का मतलब स्टेप्स, और जो स्टेप्स हैं अन्य देशों के द्वारा, हैव बीन एक्सपेरिमेंटल, वो रहे हैं। अब जब भी आप बीन देखते हो और बीन के बाद में कोई वर्ब नहीं देखते हो तो याद ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसा रहा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल का मतलब क्या हो गया कि ये एक प्रकार से प्रयोग वाले कदम रहे, कोई एक यूँ कहें कि एक पुख्ता इंतजाम नहीं है, कुछ एक सटीक योजना नहीं है, केवल प्रयोग करके देखे गए। तो बहुत सारे स्टेप्स जो अनेकों कंट्रीज़ ने उठाए स्कूल को रीओपन करने वाले, वो केवल एक्सपेरिमेंटल रहे। एक बार लगा के देखा स्कूल, अलग अलग शिफ्ट में लगा के देखा, कुछ बच्चों को मतलब दूर बैठा के देखा, कैसा भी मतलब उन्होंने बनाए होंगे रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो ये प्रयोग वाले ही रहे। एक्सपेरिमेंटल भी एडजेक्टिव है, क्योंकि मैंने ये भी बता रखा आपको कि एल एंडिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। तो एबल वाला भी एडजेक्टिव हुआ, एल वाला भी एडजेक्टिव हुआ। जो नए बच्चे हैं उनके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो कह रहा है देखो, स्कूल को रीओपन करने का जो क्वेश्चन है वो अभी भी संतुष्टिजनक तरीके से हल नहीं किया गया है विश्व के अन्य हिस्सों में, और जो भी कदम अनेकों देशों ने उठाए हैं वो कैसे रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल रहे हैं। वो कोई सटीक कदम नहीं है कि उनसे कोई सॉल्यूशन निकल कर आया हो। ठीक है, तो यहाँ तक अपन ने एक स्लाइड पढ़ लिया है, काफ़ी सारे सिनोनिम्स देखने को मिले हैं, एक दो ग्रामर के रूल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। इसके आगे बात करते हैं। अब देखिए, यट पॉलिसी मेकर्स आर अवेयर ऑफ सीवियर इम्पैक्ट्स टू द एजुकेशन प्रोसेस एंड द लॉसेस टू स्टूडेंट्स।
यट का मतलब फिर भी होता है, एक कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कॉन्ट्राडिक्टरी कंजंक्शन है, विरोधाभासी है। तो कह रहा है कि फिर भी जो नीति निर्माता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको जानकारी है। अवेयर के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगाते हैं? ऑफ लगाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो उनको जानकारी है किस बारे में? गंभीर प्रभावों के बारे में, है ना, सीवियर इम्पैक्ट्स, गंभीर प्रभाव। टू द एजुकेशन प्रोसेस, प्रभाव किस पर पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा एजुकेशन प्रोसेस पर, जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं, प्रक्रिया है उस पर। एंड द लॉसेस टू स्टूडेंट्स, और जो उनको जानकारी है इस बात की भी कि स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचेगा, ये सब पता है नीति निर्माताओं को। तो पॉलिसी मेकर्स को जानकारी है गंभीर प्रभावों की जो कि एजुकेशन प्रोसेस पर पड़ने वाला है। इम्पैक्ट के साथ में ऑन लगना चाहिए था मुझे लगता है यहाँ पे, क्योंकि इम्पैक्ट में टू दे रखा है, इम्पैक्ट में ऑन ही लगता है, ठीक है। दूसरा, उनको पता है स्टूडेंट्स को हुए लॉस के बारे में भी, स्टूडेंट्स को जो नुकसान होने वाला है इस प्रक्रिया से कि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, उस कारण से। आगे कह रहा है द ऑल्टरनेटिव। दो चीज़ें होती हैं, एक तो ऑल्टरनेटिव होता है और एक ऑल्टरनेट होता है। ऑल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, एकांतर क्रम में, और ऑल्टरनेटिव होता है वो होता है विकल्प, ठीक है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन की बात है, विकल्प की बात है। तो द ऑल्टरनेटिव ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब कह रहा है कि जो विकल्प है, कोमा लगाया है इसने, इसका मतलब देखिएगा कि इसका संबंध इससे है। अगर आप सीधा इसको पढ़ ले, मैं बीच में छोड़ देता हूं एक बार इसको, तो हम यूं पढ़ेंगे कि जो विकल्प है इज स्क्यूड। स्क्यूड का मतलब क्या है? नीचे आ जाइए। एसिमेट्रिकल है, अनबैलेंस्ड है, ट्विस्टेड है। यहां पे स्क्यूड का मतलब हो गया तिरछा होता है, यो कह सकते हो जो असंतुलित है, जो विकृत है, ठीक है, जो सीधी रेखा में नहीं है, उसे स्क्यूड कहा जाता है। तो कह रहा है कि एक प्रकार से असामान्य कह दूं मैं इसको, असामान्य कह सकते हैं। तो कह रहा है कि जो विकल्प है वो एक प्रकार से असंतुलित है, असामान्य है। किस कारण से? बाय इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि सबका तो ये है नहीं कि वहन कर पाएँ, ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ, है ना। इकोनॉमिक स्टेटस आड़े आता है इसमें, जो आर्थिक स्तर है वो आड़े आता है। ज्योग्राफी मतलब भौगोलिक स्थिति भी आड़े आती है। कई के लोगों के घर पहाड़ पे है, नेटवर्क नहीं पकड़ता होगा, कई दूर दराज गांव में है, नेटवर्क नहीं आता होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं होगी, है ना। उनके पास हो सकता है लैपटॉप ना हो, कंप्यूटर ना हो, उनके पास हो सकता है मोबाइल ना हो, ऐसे क्षेत्र भी हैं, है ना। बिजली ना हो, ऐसे गाँव भी हैं। तो वहाँ पर कैसे क्लासेस लें? तो इसलिए कह रहा है कि जो विकल्प है ना इस चीज़ का, कि कैसे मतलब ऑफलाइन क्लासेस तो सब कुछ इंटरप्ट हो रही है ना इस कोविड-19 पेंडेमिक के कारण। तो फिर जो विकल्प है वो स्क्यूड है, वो मतलब एक प्रकार से असंतुलित है। और असंतुलित हुआ किसके कारण? इकोनॉमिक स्टेटस और ज्योग्राफी के कारण। समझ गए? अब देखो बीच में क्या था? ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। अब कह रहा है कि विकल्प, अब ये किस बता रखा है? रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। रिमोट का मतलब दूर दराज, है ना। रिमोट से हम करते भी क्या है? रिमोट से दूर से ही टीवी को, है ना, या फिर आप कहें आजकल तो एसी को, या फिर आजकल तो डोर को भी आप ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीज़ें, रिमोट का मतलब दूर से ही ऑपरेट करना होता है, तो इसलिए इसको दूर कहते हैं। ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब हो गया ऑनलाइन सीखने के जो अवसर हैं। तो कह रहा है कि जो विकल्प है ऑफ रिमोट एंड ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़, विकल्प के बारे में बता रखा है कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन की बात कर लो, आप ऑनलाइन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर दो, दूर बैठ के भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है, ये विकल्प है, वो विकल्प स्क्यूड है, असंतुलित है, डिस्टोर्टेड है ना, ट्विस्टेड है। कारण क्या है? किसी का इकोनॉमिक स्टेटस आड़े आता है, कहीं की ज्योग्राफी आड़े आती है। आगे देखेंगे, इन इंडिया, भारत में द मैनी डिवाइड्स। भारत में बहुत सारे डिवाइड्स हैं। डिवाइड्स हैं इसका मतलब बटा हुआ है देश, अलग अलग तरीके से बता रखा है। डिजिटल आधार पे मान लो, है ना। रूरल अर्बन, रूरल मतलब ग्रामीण, गांव, और अर्बन का शहर। तो गांव और शहर में बटा हुआ है रिच और पुअर में, अमीर और गरीब में। तो ये जो डिवाइड्स हैं इसको देखकर देखो, हैव पेनफुली कम टू द फोर। कम टू द फोर का मतलब नोटिसेबल होना, उजागर होना, है ना, सामने आना। तो ये जो डिवाइड्स हैं वो पेनफुली, अब पेनफुली कहा है तो एक तो लेखक जो है थोड़ा सा हताश होकर बोल रहा है, थोड़ी सी निराशा है लेखक के। और पेनफुली यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि एलवाई एंडिंग जो वर्ड्स होते हैं जनरली वो एडवर्ब होते हैं। एक बात ये भी ध्यान रखना कि एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ते हो तो ही एडवर्ब बनता है। तो पेनफुल रहा है शब्द, ये पेनफुल में एलवाई जोड़ा है इसलिए एडवर्ब है। अगर आप नाउन में जोड़ते हैं एलवाई तो फिर वो एडजेक्टिव का रूप लेता है। तो कह रहा है भारत में जो अनेकों डिवाइड्स हैं, डिवाइड चर्चा करी है कि भी किस आधार पे डिजिटल, अर्बन, रूरल एंड रिच पुअर, ये जो डिवाइड्स हैं इन्होंने क्या है बड़े ही पेनफुल तरीके से, बड़े दर्दनाक ढंग से उजागर किया है ना। ये उजागर हुए हैं बिटवीन रीजन्स एंड इवन विद इन स्टेट्स। किस में?
बिटवीन रीजन्स, क्षेत्रों में, है ना, एंड इवन विद इन स्टेट्स, क्षेत्रों में और किस में, विद इन स्टेट्स, स्टेट्स के भीतर, राज्यों के अंदर, ये सब डिवाइड सामने आए हैं। कम टू द फोर का मतलब नोटिसेबल हुए हैं, नोटिसेबल हैं, सामने आ गए हैं, उजागर हुए हैं, रिवील हुए हैं कह सकते हो। तो बहुत सारे इस समय काफ़ी सारे डिवाइड्स सामने आए हैं, स्टेट्स के भीतर, रीजन्स के भीतर, किसी क्षेत्र विशेष में, किसी राज्य विशेष में, ये सब डिवाइड्स सामने उभर कर आए हैं जब ऑनलाइन और रिमोट एजुकेशन की आप बात करते हो। इस स्लाइड में हमने बात की है कि अवेयर के साथ में ऑफ लगेगा, स्क्यूड का मतलब क्या है, कम टू द फोर एक फ्रेज है, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब कौन सी लगेगी, ऑल्टरनेट और ऑल्टरनेटिव का डिफरेंस क्या है। इससे आगे देखिए, देयर आर इंस्टेंसेज ऑफ चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी सेट्स एंड इवन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, देयर से स्टार्ट होता है तो पता है आपको, इन्वर्जन लगाते हैं हम, जो नए बच्चे हैं वो समझिएगा, देयर से स्टार्ट होने पर हम लगाते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन से मेरा तात्पर्य है कि भाई वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगी। तो देखेंगे आप, देयर से स्टार्ट है तो आर वर्ब है, इंस्टेंसेस ये सब्जेक्ट है, ये बाद में है। इंस्टेंसेस का मतलब एग्जाम्पल्स होता है, ठीक है ना, इंस्टेंस बराबर क्या होता है, एग्जाम्पल, इंस्टेंस बराबर होता है एग्जाम्पल, उदाहरण को बोलते हैं इंस्टेंस। तो कहना ये चाह रहा है कि भाई काफ़ी सारे उदाहरण हैं। उदाहरण किस चीज़ के हैं, कि चिल्ड्रन लेफ्ट बिहाइंड, कि बच्चे पीछे रह गए हैं, ठीक है ना, बच्चे पीछे छूट गए हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। विदाउट कंप्यूटर एक्सेस, किस कारण से छूट गए हैं, कि उनके पास कंप्यूटर एक्सेस नहीं है। कंप्यूटर एक्सेस का मतलब है कि उनके पास कंप्यूटर नहीं खरीद पाते हैं, उनके पास कंप्यूटर को वहन करने के लिए इतना पैसा नहीं है, यूँ कह सकते हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर है तो इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। टीवी सेट्स उनके पास नहीं है ना, या फिर यहाँ तक की बात करो कि इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। इवन लगाया है तो एम्फेसाइज करना चाहता है, जोर देना चाहता है कि बिजली भी नहीं है। बात समझ में आ गई। तो कह रहा है कि बहुत सारे उदाहरण है, बच्चे पीछे रह गए हैं इसके अंदर, काफ़ी सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं लॉकडाउन के बाद में, लॉकडाउन लगने के बाद, या फिर कहें कि इस वैश्विक महामारी के आने के बाद जब स्कूल कॉलेज बंद हुए तो पढ़ नहीं पा रहे हैं। काफ़ी सारे पढ़ पा रहे हैं, आप लोग पढ़ पा रहे हैं, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूर दराज क्षेत्र में रहते हैं, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं आ पाती। कई बार आपने अगर अखबारों में या फिर आजकल आप व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर भी देख सकते हैं, ऐसे कुछ इमेजेस देखते हैं तो वहाँ पे दिखाया जाता है, बताया जाता है न्यूज़पेपर्स के द्वारा, न्यूज़ चैनल्स के द्वारा भी, कि पेड़ पर चढ़कर बैठना पड़ता है क्लास देखने के लिए, कि कनेक्टिविटी नहीं आ पाती है। ऐसे गाँव भी हैं। टीवी सेट्स उनके पास नहीं होते हैं, कंप्यूटर उनके पास नहीं होता है, यहाँ तक कि बिजली भी नहीं उपलब्ध है, तो फिर वो कैसे पढ़ें। फिर देखिए, द इश्यू ऑफ रीओपनिंग स्कूल्स इन अ कैलिब्रेटेड मैनर मस्ट देयरफॉर बी एड्रेस्ड सून बट बेस्ड मेनली ऑन एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। अब लेखक कह रहा है कि द इश्यू, ये जो मुद्दा है, ये जो इश्यू है, ये जो मामला है, किस चीज का मामला है, रीओपनिंग स्कूल्स, स्कूल्स को रीओपन करने का। आप पूछें कि आईएनजी क्यों आया, तो प्रभाव है प्रेपोजिशन का। तो फिर से स्कूल को खोलने का जो मामला है, इन अ कैलिब्रेटेड मैनर, और कैसे खोले, नपे तुले अंदाज में। कैलिब्रेटेड का मतलब क्या होता है, मेजर्ड, कैलकुलेटेड, स्केल्ड, नपे तुले अंदाज में, ठीक है, बैलेंस्ड तरीके से। तो स्कूल को रीओपन करने का जो मुद्दा है, और कैसे ओपन करना, रीओपन करना है, नपे तुले अंदाज में रीओपन करना है। मैनर का मतलब तरीका होता है, मैनर्स अगर होता तो आचरण बन जाता, ठीक है। मस्ट देयरफॉर, अब देयरफॉर का मतलब इसीलिए, और आप कनेक्ट करिए इसको, देखो इससे, मस्ट बी एड्रेस्ड, पैसिव बन गया। तो ये जो तरीका है, मतलब इस तरीके से स्कूल को रीओपन करने का मुद्दा है, उसको यहाँ पे एड्रेस किया ही जाना चाहिए। मस्ट आ गया, इसका मतलब जरूर से जरूर होना चाहिए। मस्ट बी एड्रेस्ड आ गया तो पैसिव बन गया। एड्रेस का मतलब यहाँ पे है सॉल्यूशन निकालना चाहिए इस बात का। सून का मतलब जल्द ही, सून है एडवर्ब, बात समझिएगा, क्योंकि एड्रेस की विशेषता बता रहा है और वर्ब की विशेषता बताने वाला हर शब्द क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये आपका एडवर्ब हुआ। बट बेस्ड मैनली ऑन, बेस्ड के साथ में प्रेपोजिशन ऑन लगता है, लेकिन ये जो चीज़ है, रीओपन करने का जो मामला है, वो मुख्यतया आधारित होना चाहिए किस पर, एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस का मतलब सबूत, साक्ष्य, प्रमाण। एविडेंस का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना। इसके बाद में लिख सकते हैं आप नो प्लूरल, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो चीज़ है वो आधारित किस पे होनी चाहिए, एपिडेमियोलॉजिकल का मतलब है एपिडेमिक पर आधारित। तो महामारी के जो भी प्रमाण हैं, साक्ष्य हैं, जो कुछ भी सामने आ रहा है, उसके आधार पर ये फैसला लिया जाना चाहिए कि महामारी जो है वो फैलना बंद हो गई है, या प्रभाव कम पड़ गया है वायरस का, या फिर हमने वैक्सीन बना ली है, या मतलब कम्युनिटी स्तर पर इसका स्प्रेड अब नहीं रहा है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं, उसको देखकर ही निर्णय लिया जाना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक क्या था कि जो स्कूल को रीओपन करने का मामला है,
नपे तुले अंदाज में, वो निश्चित रूप से ही होना चाहिए, जल्द ही उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन ये बात इस प्रमाण पर आधारित होनी चाहिए कि महामारी के संदर्भ में क्या मतलब अपडेट्स हैं, उसके आधार पर ये चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए। बेस्ड के साथ में ऑन लगेगा, कैलिब्रेटेड के मतलब क्या होते हैं वो समझ लिए हैं, एविडेंस का प्लूरल नहीं बनेगा ये समझा है, इंस्टेंस बराबर एग्जाम्पल होता है ये समझ लिया है, इन्वर्जन लगता है देयर से स्टार्ट होने पर, तो इंस्टेंसेस को देखकर आर का प्रयोग है ये समझा है। इश्यू जो है, इश्यू का मतलब शिशु भी होता है, याद रखिए। अगर आप इश्यूज करते हो शिशु के अर्थ में तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है, एसएससी में पूछा गया था। इश्यू बराबर ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग का मतलब भी बाल बच्चे होते हैं, इश्यू का मतलब भी शिशु होता है, और दोनों ही अगर आप प्लूरल बनाना चाहेंगे, एस जोड़ना चाहेंगे तो गलत हो जाएंगे इस अर्थ में कम से कम, ठीक है ना। ऑफ स्प्रिंग का तो खैर बाल बच्चे ही होता है एकमात्र मीनिंग, लेकिन इश्यू के दो मतलब और भी होते हैं। एक अंक होता है, पब्लिकेशन का अंक होता है, किसी भी बुक पे लिखा होता है इश्यू 1, इश्यू 2, इश्यू 3 ऐसे। एक इश्यू का मतलब मुद्दा या मामला भी होता है, तो मामला या मुद्दे के अर्थ में तो इश्यूज पॉसिबल है, लेकिन शिशु या बच्चे के अर्थ में इश्यू का इश्यूज पॉसिबल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखिए। इससे आगे देखो, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, बताइए क्या है ये, पार्ट ऑफ स्पीच में आपका आंसर आ जाना चाहिए, एडजेक्टिव है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझ में आने योग्य है, इसको आप कंसीवेबल भी कह सकते हो, कंसीव कल ही पढ़ा था शायद हमने, तो कह रहा है कि ये समझ में आने योग्य है। दैट इन द प्रेजेंट कन्फ्यूज्ड सिचुएशन, क्या समझ में आने योग्य है कि वर्तमान में जो कन्फ्यूज्ड सिचुएशन है, सिचुएशन यहाँ पे नाउन है, कन्फ्यूज्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, तो वर्तमान की वो स्थिति जो कंफ्यूज करने वाली है, भ्रमित करने वाली है, तो कह रहा है ये समझ में आने योग्य है कि वर्तमान की जो भ्रमित कर देने वाली स्थिति है, 21 आउट ऑफ 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो कह रहा है कि 36 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें से 21, ये सब्जेक्ट बन गया। देखो इसको देख के तो इज लगाया, इसको देख के देखो क्या लगेगा, इंक्लूडिंग वर्स्ट अफेक्टेड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। अब इन 36 में से 21 जो राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें सबसे ज्यादा बुरी तरह प्रभावित, अब ये देखो अफेक्टेड वर्ब है और वर्स्ट है, हालांकि ये एडवर्ब है। अब आपको लगेगा तो येगा कि भी डिग्री सुपरलेटिव है, द क्यों नहीं आया, तो कारण यही है कि ये एडजेक्टिव नहीं है, ये एडवर्ब है, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है वर्ब की, और जब एडवर्ब की डिग्री सुपरलेटिव आप करते हो तो द नहीं लगता है, इसी कारण से वर्स्ट से पहले द नहीं है। मान लीजिए वर्स्ट के बाद में नाउन होता और ये एडजेक्टिव फॉर्मेट में होता तो हम निश्चित रूप से इससे पहले द का प्रयोग करते हैं। तो बात समझिए इसको, क्या कह रहा है कि 36 जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से 21, और उनमें शामिल कौन है, उनमें सबसे बुरी तरह प्रभावित जो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र तमिलनाडु भी शामिल हैं। अब ये जो 21 है, फिर से 21 पे आ जाओ, हैव नॉट टेकन अ व्यू यट ऑन व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस। इन्होंने, इन राज्यों ने, 21 राज्यों ने अभी तक भी कोई योजना नहीं बनाई है। टेक अ व्यू का मतलब सोचना, किसी चीज के बारे में कह सकते हो, प्लानिंग करना कह सकते हो, मामले को देखना, कंसीडर करना कह सकते हो। तो कह रहा है कि इन 21 राज्यों ने या केंद्र शासित प्रदेशों ने कोई योजना नहीं बनाई है, किस बात को लेकर, है ना, ये यट का मतलब तो अब तक योजना नहीं बनाई है, किस बात को लेकर कि व्हेन टू परमिट डायरेक्ट क्लासेस, की सीधी क्लासेस कब परमिट की जाए, कब इसकी अनुमति दी जाए कि क्लासेस स्टार्ट हो जाए, ये बातें अभी तक इन्होंने सोची ही नहीं है। समझ में आया? तो कह रहा 36 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 ऐसे हैं जिनमें सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र तमिलनाडु भी शामिल हैं, इन्होंने अभी तक डायरेक्ट क्लासेस के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। आगे कह रहा है स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन आस्क्ड टू असर्टेन द ओपिनियन ऑफ पेरेंट्स ऑन दिस इशू। स्टेट्स राज्य, हैव इसी को देखकर है, और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म है तो पैसिव है, तो राज्यों से कहा गया है। याद रखिएगा, आस्क जब टू के साथ लगता है तो इसका मतलब पूछना नहीं होता है, इसका मतलब कहना होता है, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में आता है। आप नरेशन पढ़ा हो तो आपको पता होगा इस बारे में। आस्क के साथ में अगर कंजंक्शन इफ लगता है, वेदर लगता है, WH वर्ड लगता है, तो इसका मतलब पूछना होता है। टू लगता है तो इसका मतलब कहना है। तो राज्यों से कहा गया है क्या, टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब पता लगाना, फाइंड आउट, डिस्कवर, डिटरमीन, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, इसको डिटरमीन पढ़ते हैं भाई, है ना। तो कह रहा है कि भाई असर्टेन का सुनिश्चित करना या पता लगाना, तो इनसे कहा गया है कि आप पता लगाओ। क्या पता लगाना है कि इस मामले पर पेरेंट्स की राय क्या है। पेरेंट्स से जाके पूछो भाई स्कूल वगैरह खुलवा दें तो बच्चों को भेज दोगे क्या, है ना, या आपके मन में कोई आशंका है, संशय है, तो किस प्रकार के संशय आशंकाएं बताएं थोड़ा सा उसमें देख के, और कुछ योजना बनाई जाए। ऐसी बातें भी कही है स्टेट से। ऑल्दो इट इज अनक्लियर हाउ दे कैन डू दिस इन द शॉर्ट विंडो गिवन टू देम। यद्यपि, ऑल्दो यद्यपि, इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है,
यद्यपि यह अस्पष्ट है तो इट को देखकर इज है कि हाउ दे कैन डू, दे को देखकर कैन डू है कि कैसे वो लोग कर सकते हैं, दे आ रहा है पेरेंट्स के लिए, कैन डू दिस ये काम कर सकते हैं, इन द शॉर्ट विंडो, विंडो का मतलब यहाँ पे टाइम फ्रेम कह सकते हो, टाइम पीरियड कह सकते हो, ये खिड़की नहीं है। तो कह रहा है कि इस थोड़े से जो समय उनको दिया गया है उस छोटे से समय काल के अंदर वो कैसे ये काम कर सकते हैं, या स्टेट्स की बात कर रहा है सॉरी ये, कि कैसे वो स्टेट्स ये काम कर सकते हैं, कि पेरेंट्स वगैरह से भी पूछ लेंगे। बात समझ में आ गई? रिपीट कर रहा हूँ, यद्यपि ये अस्पष्ट है कि ये जो राज्य हैं वो इस काम को थोड़े से समय काल में ही कैसे कर सकते हैं जो उनको सौंपा गया है। बात समझ में आ गई? गिवन टू देम, जो उनको सौंपा गया है उस काम को जल्दी से कैसे निपटा सकते हैं। तो इसके अंदर हमने असर्टेन के सिनोनिम सीखे हैं और बाकी तो कुछ इसमें था नहीं, एक एडवर्ब की डिग्री सुपरलेटिव वो तो दे नहीं आता, ये बात हमने सीखी है। इसके आगे देखिए, आगे कह रहे हैं अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम, रेस्पॉन्स के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है, याद रखिएगा। तो अमंग द सेंटर्स रेस्पॉन्सेज टू द प्रॉब्लम, तो केंद्र सरकार के जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, रेस्पॉन्सेज है इस प्रॉब्लम को लेकर। प्रॉब्लम के पहले द क्यों है? क्योंकि पता लग रहा है हमें प्रॉब्लम कौन सी है। प्रॉब्लम है कि भाई स्कूल नहीं खुल पा रही हैं, ये प्रॉब्लम की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, वैश्विक महामारी की प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम के प्रति जो भी केंद्र सरकार के रेस्पॉन्सेज रहे हैं, उन रेस्पॉन्सेज में से अमंग लग रहा है मतलब इन बीच में, इनिशिएटेड थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस। अब रेस्पॉन्सेज किसके द्वारा इनिशिएट किए गए? इनिशिएट का मतलब शुरुआत करना है। ये रेस्पॉन्सेज किसके द्वारा शुरू किए गए? ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, है ना। थ्रू का मतलब द्वारा है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? उदाहरण दिया है जैसे कि सीबीएसई है ना। अब कह रहा है इज अ रिडक्शन, अब रिडक्शन को देखकर इज है ये। अब उनके बीच एक यहाँ पे है रिडक्शन ऑफ द सिलेबस, कि कुछ संस्थाएं हैं जिन्होंने कुछ रेस्पॉन्स यहाँ पे दिया है इस प्रॉब्लम को। भी सेंटर खुद तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ किसी एजेंसी को लगा दिया, किसी संस्था को लगा दिया आपको ये काम करना, तो उसमें से एक संस्था सीबीएसई है जैसे। तो इसने क्या किया है? इसने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। रिडक्शन बनता है रिड्यूस से, रिडक्शन नाउन है, रिड्यूस वर्ब होती है। तो ये है सिलेबस का रिडक्शन, पाठ्यक्रम में कमी कर दी है ना। सिलेबस लोड, तो पाठ्यक्रम का जो भार है उसमें कमी कर दी है। किसके लिए? 9th से 12th क्लास के लिए बाई 30%। और कितने तक कमी कर दी है, कटौती कर दी है? 30% तक। ठीक। ऑल्दो, यद्यपि, दिस ऑस्टेंसिबली सपोर्टिव डिसीजन, दिस यह ऑस्टेंसिबली सपोर्ट डिसीजन, समझना इसको। डिसीजन तो नाउन है, नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, तो सपोर्टिव एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाला शब्द एडवर्ब, तो ये एडवर्ब है। ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है अपेरेंटली, सीमिंगली, एविडेंटली, जो देखकर लगता है, जो सामने है, स्पष्ट है। तो कह रहा है कि यद्यपि ये जो डिसीजन तो देखने पे लग रहा है, सपोर्टिव डिसीजन का मतलब है कि आप प्रॉब्लम का समाधान करने के लिए एक सपोर्ट के रूप में निर्णय आपने दिया है। ये डिसीजन जो है हैज़ बिकम कंट्रोवर्शियल, ये बन चुका है, बन गया है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद। फॉर इट्स चॉइस ऑफ टॉपिक्स, किसके लिए बन गया है, क्यों बन गया है? इसकी जो टॉपिक्स की चॉइस है कि 30% जो सिलेबस कम किया है उसमें कौन से टॉपिक्स आपने हटा दिए हैं, उसको देखकर। फॉर रिमूवल, तो रिमूवल की जो चॉइस है ना, भी कौन से टॉपिक्स हटा दिए हैं इसको देखकर। और कौन से टॉपिक हटाए हैं? डेमोक्रेटिक राइट्स, लोकतांत्रिक अधिकार हटा दिए। फेडरलिज्म, संघवाद हटा दिया। सिटीजनशिप, नागरिकता वाला टॉपिक हटा दिया। सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता वाला टॉपिक हटा दिया। टू नेम अ फ्यू, अगर कुछ का नाम गिना जाए तो ये टॉपिक मुख्य हैं। रिपीट कर देता हूं। तो कह रहा है कि सेंटर ने जो भी यहाँ पे रेस्पॉन्स दिए हैं इस प्रॉब्लम के प्रतिक्रिया स्वरूप, जो भी स्टेप्स उठाए हैं सेंटर ने, और ये स्टेप्स जो कि कुछ संस्थाओं के द्वारा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, संगठनों के द्वारा जो इनिशिएट किए गए हैं, जैसे कि सीबीएसई ने इनिशिएट किए हैं, तो उनमें से एक यहाँ पे है कि सिलेबस का जो लोड है स्टूडेंट्स पर, 9th से 12th तक के स्टूडेंट्स पर, उसको कम कर दिया है इन्होंने, रिड्यूस कर दिया है, और 30% तक रिड्यूस कर दिया है। यद्यपि ये देखने में लगता है साफ साफ कि जो सपोर्टिव डिसीजन है, ये डिसीजन बड़ा ही विवादास्पद हो गया है। कारण क्या है? कारण कि जो सिलेबस को रिमूव किया गया है, 30% हटाया गया है ना, तो उसके रिमूवल की चॉइस है ना, उसके कारण विवादास्पद बन गया है। क्या कारण? भी कौन से टॉपिक हटाए हैं? तो ये टॉपिक्स हटाए हैं, कुछ का नाम अगर लें तो इस स्लाइड में आपने क्या सीखा? रेस्पॉन्स के साथ में टू लगता है। ऑस्टेंसिबली का मतलब बता रखे हैं, ये 3-4 सिनोनिम्स आप ध्यान रखिएगा, है ना। और आपको समझना ये है कि नाउन को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। दिस जो है वो यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन इसके बाद में फिर नाउन नहीं होता है। अगर ये प्रोनाउन होता है तो
ठीक है, आपको सीधा सीधा मतलब कोई वर्ब मिल जाएगी, कोई आपको कोई भी अलग अन्य स्ट्रक्चर मिलेगी, नाउन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर नाउन मिलता है, जैसे कि डिसीजन नाउन दे रखा है, हालांकि दो बीच में शब्द आ गए क्योंकि ज़रूरत थी इनकी, मॉडिफाई करने वाले मॉडिफायर्स की ज़रूरत थी आपको। अगर ये वर्ड ज़रूरत ना पड़ती तो आप समझते कि दिस डिसीजन यहाँ पे पूरा एक टर्म है जिसमें दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और डिसीजन यहाँ पे नाउन है। कॉन्ट्रोवर्शियल एडजेक्टिव है, ये भी याद रखिएगा। इससे आगे देखिए, आगे कह रहा है कि देयर इज अ डिसर्निबल ट्रेंड ऑफ डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स एज अ नेसेसरी सेक्रीफाइस टू फाइट द पेंडेमिक, बट एम्पावरिशिंग द सिलेबस ऑन दीज टॉपिक्स कैन ओनली स्टंट सोशल डेवलपमेंट। तो कह रहा है देयर इज अ, देयर से स्टार्ट हुआ तो इन्वर्जन लगेगा, तो इज किसको देखकर लग रहा है? डिसर्निबल ट्रेंड को। डिसर्निबल का मतलब क्या है? विजिबल, परसिप्टिबल, नोटिसेबल, ऑब्जर्वेबल, मतलब जो समझने योग्य है, जो दिख रहा है, जो नोटिस करने योग्य है। तो कह रहा है कि एक ट्रेंड, ट्रेंड का मतलब रुझान जो कि चल रहा है, तो एक प्रकार का समझ में आने योग्य, नोटिस करने योग्य रुझान किस चीज का? डिमिनिशिंग बेसिक राइट्स, कि मूल अधिकार, बेसिक राइट्स मूल अधिकार, डिमिनिशिंग का मतलब कम करना। तो एक ट्रेंड चल रहा है कैसा? मूल अधिकारों को कम करने का। किस रूप में? एज अ नेसेसरी सेक्रीफाइस, एज का मतलब के रूप में, ए का मतलब एक, नेसेसरी का आवश्यक, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान। बलिदान किस लिए? टू फाइट द पेंडेमिक, वैश्विक महामारी से लड़ाई में। ये तो ट्रेंड चल ही रहा है कि आपके जो मूल अधिकार हैं, बेसिक अधिकार हैं, उनको छोड़ दें, आप बलिदान कर दें उनका, क्योंकि आपको वैश्विक महामारी से लड़ना है। ठीक है, सबको एकजुट होकर लड़ना है, तो आप कम से कम अधिकारों की बात फिलहाल ना करें, तो समझ में आ रहा है। लेकिन इम्पावरिशिंग, इम्पावरिश का मतलब होता है गरीब बना देना, यहां कर देंगे किसी चीज से रहित कर देना, ठीक है, किसी चीज को हटा देना। लेकिन इम्पावरिशिंग द सिलेबस ऑन दीज टॉपिक्स, लेकिन ये जो टॉपिक्स हैं, जो बात करें, नागरिकता वाला टॉपिक था, फेडरलिज्म टॉपिक था, इन टॉपिक्स को हटा देना जो है सिलेबस से, कैन ओनली स्टंट, ये क्या कर सकता है? केवल स्टंट कर सकता है। स्टंट का मतलब क्या है? इनहिबिट, इंपीड, रेस्ट्रिक्ट, हिंडर, हैम्पर, रुकावट डालना, बाधित करना। तो ये क्या कर सकता है? केवल बाधित कर सकता है क्या? सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास को, सामाजिक विकास में व्यवधान डाल सकता है। ठीक है, रिपीट कर देता हूं। देयर इज अ डिसर्निबल ट्रेंड, कि एक समझ में आने योग्य या नोटिस होने योग्य ट्रेंड चल रहा है, एक प्रवृत्ति चल रही है, फिलहाल एक दौर चल रहा है। क्या? कि बेसिक राइट को त्याग दें, कम कर दें। किस रूप में? कि पेंडेमिक से लड़ने के लिए एक सेक्रीफाइस यही कर सकता है एक आम नागरिक। लेकिन इन सिलेबस, मतलब सिलेबस में से इन टॉपिक्स को हटाना जो है, सिलेबस को इन टॉपिक से रहित करना जो है, वो केवल सामाजिक विकास को क्या कर सकता है? बाधित कर सकता है, और कुछ नहीं मिलेगा। अब कह रहा सच डिसीजन, सच के बाद में प्लूरल नाउन लगती है, ये पता है आपको। अगर नाउन सिंगुलर काउंटेबल है तो ए या एन लग जाता है। तो ऐसे जो निर्णय हैं शुड बी वेटेड, पैसिव वॉइस हो गया कि नहीं, मॉडल के साथ में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल का पैसिव बनाने का प्रोसेस होता है, मॉडल में बी जुड़ता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जुड़ती है। वेट का मतलब है जांच करना, तो असेस, इवैल्यूएट, अप्रेज और एग्जामिन काफी इंपॉर्टेंट वर्ड हो सकता है। ऐसे डिसीजंस जो हैं शुड बी वेटेड, इनकी जांच होनी चाहिए बाय एकेडमिक एक्सपर्ट्स, जो भी अकादमिक एक्सपर्ट्स हों उनके द्वारा जांच होनी चाहिए। एंड नॉट इम्पोज्ड, इम्पोज का मतलब थोपना होता है, इम्पोज का क्लैंप डाउन होता है, फोइस्ट होता है। ठीक है, और ये जो निर्णय हैं ये थोपे नहीं जाने चाहिए बाय ब्यूरोक्रेटिक फिएट। फिएट का मतलब है कह सकते हो आदेश, डिक्री, एडिक्ट। हमने कल के डिस्कस किया, मैंने दोबारा नोट नहीं किया सब कुछ, आप लिख सकते हो। एडिक्ट हो सकता है या डिक्री हो सकता है, ठीक है, या ऑर्डर हो सकता है या ऑर्डेन हो सकता है। तो आदेश को बोलते हैं, राजकीय आदेश कह सकते हो, ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही, अफसरशाही, है ना। तो कह रहा है कि भी ऐसे डिसीजंस जो हैं उनकी एकेडमिक एक्सपर्ट्स के द्वारा जांच होनी चाहिए। कैसे डिसीजन, 30% सिलेबस को कम कर दिया है, वो टॉपिक्स हटाए हैं, हटाने वाला जो निर्णय है उसकी बात कर रहा है ना, कि ये टॉपिक से क्यों चुने आपने। और इन निर्णयों को नहीं थोपा जाना चाहिए, किसके द्वारा? ब्यूरोक्रेटिक फिएट के द्वारा। अब आप समझेंगे कि यहाँ पे इम्पोज्ड कैसे आया। तो इम्पोज इसलिए आया क्योंकि शुड बी वेटेड है, तो ये शुड बी यहाँ पे भी है ना। एंड शुड नॉट बी, ऐसा मान लो कि यहाँ भी शुड नॉट बी है, तो ये रिपीट नहीं किया, बस बात तो वही है, लेकिन तो इस कारण से इम्पोज्ड पैसिव वॉइस ये भी है। मोर फंडामेंटली, और भी आधारभूत चीज क्या है? और भी आधारभूत तरीके से, फंडामेंटली हो गया एडवर्ब, तो और भी आधारभूत तरीके से, इफ लेसन्स आर टू बी ड्रॉन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ऑन अ बैक टू स्कूल प्लान। तो कह रहा लेसन्स आर, लेसन्स मतलब सीख, यहाँ पे सीख है, टॉपिक्स नहीं है। यदि सीख ली जानी है, आर टू बी ड्रॉन, अगर लिए जाने हैं, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, कहाँ से? हमारे चारों ओर की दुनिया से अगर आपको सीख लेनी है,
ऑन अ बैक टू स्कूल प्लान, किस बात को लेकर कि कैसे स्कूल में वापस प्रवेश करवाया जाए, कैसे स्कूल को फिर से रीओपन किया जाए, बैक टू स्कूल वाला जो योजना है कि वापस स्कूल की तरफ कैसे रुख किया जाए। अगर इसकी सीख लेनी है हमारे चारों तरफ की दुनिया से तो अ जस्ट रिलीज्ड लार्ज स्केल स्टडी, तो कह रहा है कि हाल ही में एक रिलीज हुई बड़े स्तर पर एक अध्ययन हुआ फ्रॉम साउथ कोरिया से, वुड बी यूजफुल, तो बड़ा ही उपयोगी होगा, यूजफुल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो कह रहा है और भी अगर आधारभूत या बेसिक तरीके से समझें, यहाँ फंडामेंटली का मतलब बेसिकली भी कह सकते थे आप, तो और भी बेसिक तरीके से समझा जाए तो जो सीख अगर लेनी हो, ये R2B ड्रोन है, पैसिव वॉइस है, ठीक है। R2 का मतलब है कोई भी काम किया जाना है, जैसे आई एम टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, मुझे एक नया टॉपिक डिस्कस करना है। यू आर टू प्लान समथिंग न्यू, आपको कुछ नई योजना बनानी है। तो वैसे ही है कि अगर कोई लेसन्स लिए जाने हैं, ड्रॉ का मतलब निकालना होता है, चूंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है ड्रॉन, ड्रॉ, ड्रू एंड ड्रोन बनती है। फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया जो हमारे चारों ओर की दुनिया है उससे, किस बात को लेकर कि कैसे दूसरे देश ने ये योजना बनाई, उससे देकर हम भी सीखें। तो अभी हाल ही में एक अध्ययन किया गया था बड़े स्तर पे, साउथ कोरिया से रिलीज हुई थी स्टडी, वो बड़ी ही उपयोगी होगी, उसको देखकर आप ये निर्णय ले सकते हैं, योजना बना सकते हैं। आगे देखिएगा, रिसर्च फाइंडिंग्स फ्रॉम दैट कंट्री, तो कह रहा है उस कंट्री से, कौन सी कंट्री, साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स रही है, जो भी आपने खोज अनुसंधान किए हैं, जो भी स्टडी की है, विच वर्कड हार्ड टू कंटेन द पेंडेमिक अर्ली, ये देश के लिए आ रहा है, इसी के लिए, उस देश ने जिसने की बहुत ही मेहनत करी। हार्ड यहाँ पे एडवर्ब है, वर्क यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता बता रहा है, ठीक है। हार्डली भी होता है एडवर्ब, लेकिन हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, न के बराबर होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे बड़ा ही पूरा फोर्स लगा के, पूरी एनर्जी लगा के काम करने को बोलते हैं, हार्ड लगाते हैं। तो जो रिसर्च फाइंडिंग्स आई हैं, जो भी अनुसंधान में सामने आया है उस देश से जिस देश ने बहुत ही मेहनत करी थी, किसके लिए, पेंडेमिक को रोकने के लिए, अर्ली मतलब पहले, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेन का मतलब रोकना है, तो इस वैश्विक महामारी को रोकने के लिए बहुत ही प्रयास किया था। शो दैट, अब ये शो रिसर्च फाइंडिंग्स को देखकर है, तो जो भी अनुसंधान है उसमें ये दिखाते हैं, ये स्टडी में सामने आया है, दैट ओल्डर चिल्ड्रन, कि जो बड़े बच्चे हैं, ओल्डर चिल्ड्रन जो बड़े बच्चे हैं, बिटवीन 10 and 19, मतलब 10 से 19 साल की एज के जो बच्चे हैं, ट्रांसमिट द वायरस, वो इस वायरस को फैलाते हैं। ट्रांसमिट का मतलब होता है फैलाना, वो फैलाते हैं एज मच एज एडल्ट्स डू, उतने ही तेजी से जितना कि युवा लोग फैलाते हैं। जिस तरीके से ट्रांसमिशन इस वायरस का होता है, एक से दूसरे में वायरस पहुंचता है एडल्ट्स लोगों के द्वारा, उतना ही यहाँ पे 10 से 19 साल के जो बच्चे हैं वो भी इस वायरस को फैलाने की संभावना रखते हैं। ये सामने आया जब रिसर्च की गई, रिसर्च स्टडीज में सामने आया। द फाइंडिंग्स हैव बीन एक्नॉलेज्ड, फाइंडिंग्स का मतलब जो भी सामने आया, वो जो भी आपने फाइंड किया है, नाउन बना दिया इसने। हैव बीन एक्नॉलेज्ड पैसिव वॉइस है, एक्नॉलेज्ड का मतलब होता है कन्फेस करना, एडमिट करना, स्वीकार करना। तो जो फाइंडिंग्स हैं वो यहाँ पे स्वीकार की गई हैं, किसके द्वारा, पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जो लोक स्वास्थ्य जो संस्थान हैं उनके द्वारा इस बात को स्वीकारा गया है। इन द यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, एज ए वैल्यूबल एंड ऑफर अ कॉशनरी पॉइंटर, एक एज वैल्यूबल मतलब बड़ा ही बहुमूल्य माना है यूएस में इसे, कि ये बिल्कुल सही कहा है इन्होंने। और ये जो है फाइंडिंग्स ये ऑफर करती हैं, ये प्रस्तुत करती हैं ए कॉशनरी पॉइंटर, क्वेश्चन सावधानी पूर्वक, पॉइंटर का मतलब संकेत देती है, टू कम्युनिटी स्प्रेड अमंग अडल्ट्स, कि ये संकेत देती है कि कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है युवाओं के बीच, एंड वल्नरेबल ग्रुप्स, और जो भी कमजोर तबका है, वल्नरेबल का मतलब जिस पर वायरस का प्रभाव आसानी से पड़ जाएगा, यहाँ वल्नरेबल का मतलब ये है, वल्नरेबल का मतलब कमजोर होता ही है, और जो भी कमजोर मतलब बड़े बूढ़े हैं, है ना, जो बीमारी से ग्रस्त हैं, वल्नरेबल हो गए, तो उनमें कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है किन से, ओल्डर स्टूडेंट्स कौन से, 10 से 19 साल की एज के जो लड़के हैं उनसे, या ना चिल्ड्रन है उनसे। तो कह रहा जो भी सामने आया है, जो फाइंडिंग्स हैं उनको स्वीकार किया गया है अमेरिका में पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कि बहुत ही बहुमूल्य सूचना है, और वो कहते हैं कि बॉडी कॉशनरी पॉइंटर देते हैं, मतलब संकेत करते हैं। उन्होंने बताया है कि भाई कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है युवाओं के बीच में और वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं समुदायों के बीच में, किससे, इन ओल्डर स्टूडेंट्स के जरिए। और जो दूसरी तरफ क्या है, द यूरोपियन एक्सपीरियंस, जो यूरोपियन एक्सपीरियंस है, यूरोपीय देशों से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, इंस्टेंस्ड बाय डेनमार्क, जैसा कि उदाहरण दिया गया डेनमार्क के द्वारा, एज फार एज अप्रैल, मतलब अप्रैल में ही जो उदाहरण दिया गया है, इज दैट, वो ये है कि कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी हैज टू प्रीसीड स्कूल रीओपनिंग। वो ये है कि भाई कंटेनमेंट इन द कम्युनिटी, कंटेनमेंट मतलब रोकथाम,
कंटेन करने का प्रोसेस वो ये है कि जो कम्युनिटी के अंदर कंटेनमेंट जो है ना हैज़ टू प्रिसीड स्कूल रीओपनिंग। प्रिसीड का मतलब ये होता है प्री एग्जिस्ट, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। एंटीडेट मतलब कोई भी चीज़ पहले होनी चाहिए तो वो प्रिसीड है। तो स्कूल को रीओपन करने से पहले ये होना चाहिए। तो कह रहा दूसरी तरफ जो यूरोपियन एक्सपीरियंस कहता है, जैसे डेनमार्क के द्वारा देखने में आया, जैसे अप्रैल की घटना है कि कंटेनमेंट जो है, बीमारी को रोकने वाली प्रक्रिया है ना, वो स्कूल रीओपनिंग से पहले होनी चाहिए। बीमारी को रोको पहले, फिर स्कूल खोलो। द क्वेश्चन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स फॉर इंडिया। अब ये जो प्रश्न है भारत के लिए बड़ा ही क्या है, बड़ा ही पेचीदा प्रश्न है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कारण क्या है, क्योंकि अ सोसाइटी दैट हैज़ सीवियर इनिक्विटीज़, क्योंकि जो समाज है दैट हैज सीवियर इनिक्विटीज, जिस समाज में बहुत ज़्यादा मतलब क्या है, इनिक्विटीज़ हैं। इनिक्विटीज़ क्या है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा उल्लंघन होते हैं, क्राइम होते हैं, रॉन्ग डूइंग्स होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो ऐसा समाज जहाँ पे नियमों का उल्लंघन खूब होता है और जहाँ स्टूडेंट्स रहते हैं, कहाँ पे मल्टी जनरेशनल होम्स, ऐसे घरों में जहाँ पे कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, तो वहाँ पे ऐसी प्रक्रिया बड़ी ही पेचीदगी पूर्ण है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा क्लियरली, बहुत ही स्पष्ट सी बात है, ये एडवर्ब है, नो अर्ली डेट कैन बी सेट फॉर ए फुल रीओपनिंग, कि कोई भी अर्ली डेट जो है, अर्ली मतलब कोई पहले से कोई डेट नहीं बताई जा सकती या जल्दी कोई डेट नहीं बताई जा सकती। कैन बी सेट पैसिव वॉइस हो गया। फॉर अ फुल रीओपनिंग का मतलब है कि पूरी तरीके से आप स्कूल को खोल देंगे, कॉलेज खोल देंगे, ऐसी डेट नहीं बताई जा सकती। एंड प्रोटोकॉल्स ऑन क्लास साइज, प्रोटोकॉल्स का मतलब नियम कानून कायदे कुछ भी, जो क्लास साइज को लेकर, क्लास में कितने बच्चे बैठने चाहिए, डिस्टेंसिंग कैसे मतलब उनको डिस्टेंसिंग पे बैठाना चाहिए, वेंटिलेशन रोशनदान की उचित व्यवस्था हो, खिड़की वगैरह हो, हवादार कमरे हो, उसकी व्यवस्था कैसे हो, फेस कवरिंग्स, फेस पर मास्क वगैरह लगा के जाएं, एंड इवन ओपन एयर क्लासेज, और यहाँ तक कि जो ओपन एयर क्लासेज, हवादार मतलब बिल्कुल ओपन क्लासेज हैं, वहाँ पे कैसी व्यवस्था हो, नीड टू बी इवॉल्व। तो ये प्रोटोकॉल्स जो हैं, इन सब के बारे में इनको ज़रूरत है डेवलप किए जाने की। इवॉल्व का मतलब विकसित किया जाना, डेवलप किया जाना, समझ रहे हो। तो कह रहा है प्रोटोकॉल्स जो है ना, इन चीज़ों को लेकर इनको इवॉल्व करने की ज़रूरत है। जल्दी से कानून दिशा निर्देश जारी करें कि भी कैसे कैसे मतलब आपको क्लास में ओपन करनी है स्कूल, कौन से प्रोटोकॉल्स का मतलब पालन किया जाना चाहिए, ये सब बनाना चाहिए। मीनवाइल, इसी दरमियान, डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन फॉर मेजरेबल आउटकम्स शुड बी परस्यूड एक्टिवली। तो कह रहा है कि इसी दरमियान, ये मीनवाइल जो है ड्यूरिंग का सा काम करता है ना, इसी दरमियान डेवलपिंग रिमोट एजुकेशन, रिमोट एजुकेशन को डेवलप करना। रिमोट मतलब ये वाली शिक्षा जो हम लोग ले रहे हैं ना फिलहाल, ऑनलाइन शिक्षा, तो ये है रिमोट एजुकेशन, इसको डेवलप करना। फॉर मेजरेबल आउटकम्स का मतलब ऐसे परिणाम जो मेजरेबल हैं, जिसको आप आराम से मेजर कर सकते हो, जिसको आप माप सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। शुड बी परस्यूड एक्टिवली, इस चीज़ को भी परस्यू करना चाहिए। परस्यू का मतलब है फॉलो करना, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए एक्टिवली मतलब सक्रियता से, समझ रहे हो। तो कह रहा है कि इसी दरमियान, ठीक है, ये काम तो होता रहेगा, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना है, इसको भी मतलब पूरे सक्रियता से इसको कंटिन्यू करना चाहिए। कारण क्या है, सिंस फ्यूचर डिस्ट्रप्शन, डिस्ट्रप्शंस का मतलब है डिस्टर्बेंसेज, डिस्ट्रप्शन का मतलब है डिस्टर्बेंसेज। तो कह रहा है कि व्यवधान, क्योंकि भविष्य में व्यवधान जो है उनको आप दरकिनार नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते, ये पैसिव वॉइस हैं, तो डिस्ट्रप्शंस जो हैं वो दरकिनार नहीं किए जा सकते, क्योंकि भविष्य में भी हो सकता है कोई दूसरी लहर आ जाए, फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ जाए, फिर किसके सहारे रहोगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन को भी आप सतत रूप से चलाते रहो, ताकि ये एक आपकी स्टेपनी के रूप में काम करे, ये आपके एक बैक सपोर्ट के रूप में काम करे। तो रूल आउट का मतलब क्या है, एलिमिनेट है, रिजेक्ट है, डिसमिस है, टर्न डाउन है। टर्न डाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका एडिटोरियल हुआ। बात करते हैं रिवीजन। रूल आउट का मतलब ने पढ़ा रिजेक्ट, तो पहला है वो जुड़ जाएगा सी से। दूसरा है इनिक्विटी, इनिक्विटी का मतलब हो गया है क्या, वायलेशन, ब्रीच, ये पढ़ा हमने। फिर तीसरा है ऑस्टेंसिबली, इसका मतलब है एविडेंटली, डी, ऑस्टेंसिबली को जोड़ देंगे एविडेंटली से, जो बिल्कुल साफ साफ नोटिसेबल है। कैलिब्रेटेड का मतलब हो गया मेजर्ड, नपातुला, तो फोर्थ जुड़ जाएगा ए से। और फिफ्थ स्क्यूड, स्क्यूड का मतलब अनबैलेंस, जो है संतुलित है, एसिमेट्रिकल है ना, डिस्टोर्टेड है, तो ये हो जाएगा ट्विस्टेड है, बी से। तो ये आपके रिवीजन के आंसर आए। अब हम बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रंप ने लोगों से जमाखोरी रोकने का आग्रह किया है। तो ट्रंप ने लोगों से जमाखोरी रोकने का आग्रह किया, तो ट्रंप ने आग्रह किया, अर्ज किया, रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन अर्ज ज़्यादा प्रॉपर है, फॉर्मल वर्ड है। लोगों से किसके लिए, जमाखोरी रोकें, जमाखोरी को होर्डिंग बोलते हैं, तो एक वर्ड यहाँ से सीखना आप, जमाखोरी को बोलते हैं होर्डिंग।
फिर है उसने यह काम मुफ्त में किया, मुफ्त को ग्रेटिस बोलते हैं, तो उसने ये काम किया तो ही डिड दिस वर्क, ये तो बहुत आसान था, बस ये वर्ड बताना था मुझे, ग्रेटिस होता है मुफ्त में काम करना। फिर है अपने दोस्त के लिए इंतजार करते समय उसने एक पत्रिका के पन्नों को तेजी से पलटा, तो यहां पे एक चीज बतानी थी मुझे, फ्रेजल वर्ब है थंब थ्रू, थंब थ्रू का मतलब होता है काफी तेजी से पलटना, तो उसने तेजी से पलटे, तो ही थंब थ्रू, क्या पलटे, पेजेस, किसके, मैगजीन के, एक पत्रिका के, और कब, अपने दोस्त के लिए इंतजार करते समय, तो वाइल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, वाइल के साथ आईएनजी लगता है, सीख के आए हैं हम, तो ही थंब थ्रू द पेजेस ऑफ ए मैगजीन वाइल वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड का इंतजार करते हुए। बात करें इडियम्स एंड फ्रेजेस की, तो द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स कोई कहे तो इसका मतलब दोनों एक ही समय पर दो अलग अलग चीज़ों को एंजॉय करना, एंजॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एट द सेम टाइम, तो दोनों दुनियाओं का जो दुनिया है, दो प्रकार की दुनिया है, दो प्रकार के जो वर्ड्स हैं उन दोनों को एंजॉय करना, दोनों अवसरों को भुनाना कह सकते हो। स्पीक ऑफ द डेविल, काफ़ी बार आपने स्पोकन में ये टर्म यूज़ किया होगा, मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि जब आप किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो और वही व्यक्ति आ जाए तो कहते हैं ना शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, वो वाली बात है कि द पर्सन यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट एक्चुअली अपीयर्स एट दैट मोमेंट, कि जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वही व्यक्ति तुरंत आपके सामने आ जाता है। सी आई टू आई का मतलब होता है किसी से अग्री होना, किसी के साथ सहमति बनाने को बोलते हैं, सहमत होने को बोलते हैं सी आई टू आई। अगर किसी से नजरें मिला के आप बात कर सकते हैं, इसका मतलब आप उस मुद्दे को लेकर सहमत हैं, ठीक है, ये हो गया अग्री। तो ये था आज के एडिटोरियल में, बात करेंगे कल शाम 5 बजे, और उससे पहले आप ज़रूर से इसे शेयर कर दें दोस्तों के साथ और लाइक ज़रूर कर दें जो बच्चे लाइव देख रहे हैं। मिलेंगे कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।